नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। नेपाल की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रैपर से राजनेता और फिर सीधे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह की सरकार को बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनको एक के बाद एक कई करारे राजनीतिक और कानूनी झटके लग रहे हैं। एक तरह जहां जमीन पर उनके फैसलों को लेकर जनता की नाराजगी 7वें आसमान पर है, वहीं दूसरी तरफ कानून और संविधान की कसौटी पर भी बालेन शाह पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। अब देश की सर्वोच्च अदालत से बालेन सरकार को एक ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिससे भारत और नेपाल के बीच सीमा पार व्यापार करने वाले व्यापारियों और आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैसे एक के बाद एक बालेन शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और नेपाल की न्यायपालिका उनके फैसलों को कैसे पलट रही है, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। एक आंदोलन से निकलकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे बालेन शाह को इस वक्त शायद ये तो समझ आ रहा होगा कि सरकार चलाना और विपक्ष में रहकर आरोप लगाना दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो फैसले उन्हें ठीक लग रहे थे, जिनसे उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूं, वो तो ना जनता को पसंद आ रहे हैं फिलहाल कुछ फैसले, और ना ही कानून की कसौटी पर वो पास हो रहे हैं। दरअसल काठमांडू में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार को सबसे बड़ा झटका देते हुए उनके एक विवादास्पद आर्थिक फैसले पर पानी फेर दिया है। अदालत ने भारत से सीमा पार नेपाल में लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से अधिक के रोजमर्रा के घरेलू सामान पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी वसूलने के सरकार के फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय के इस एक तरफा फैसले से भारत नेपाल सीमा पर स्थित तराई मधेश क्षेत्र में भारी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिल रही थी। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं कि आखिर अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा और क्यों बालेन शाह के लिए यह बहुत बड़ी फजीयत बन गया। नेपाल में प्रचंड जन समर्थन और युवाओं के भरोसे के दम पर सत्ता में आई बालेन शाह की नवनिर्वाचित सरकार को देश के सर्वोच्च न्यायालय से यह झटका मिलना बेहद गंभीर माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत से नेपाल में आम नागरिकों द्वारा रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए लाए जाने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगाने के सरकारी फरमान को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अदालत के इस बेहद महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े आदेश के बाद अब सीमावर्ती इलाकों के आम लोगों को महज 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। अगर इस पूरे विवाद की जड़ को देखें तो हाल ही में नेपाल के वित्त मंत्रालय ने अचानक एक नया नियम लागू कर दिया था। इस नियम के तहत सीमा पर कड़ाई करते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत से मात्र 100 नेपाली रुपए से ज्यादा मूल्य की कोई भी वस्तु खरीदकर नेपाल लाता है तो उसे उस पर सीमा शुल्क चुकाना ही होगा। सरकार के अजीबोगरीब और कड़े फैसले से सीमा पार रहने वाली आम जनता का जीना मुहाल हो गया था और चारों तरफ इसकी तीखी आलोचना हो रही थी। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर सरकार के इस कठोर फैसले के क्रियान्वयन पर तुरंत रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरिप्रसाद फोयाल और जस्टिस टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्री परिषद, वित्त मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित सरकारी विभागों तथा अधिकारियों को बेहद कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से कोई अंतिम और विस्तृत फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस विवादित सीमा शुल्क प्रावधान को जमीन पर बिल्कुल भी लागू न किया जाए। दरअसल सरकार के इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ नेपाल के ही कुछ जागरूक और कानून के जानकार वकीलों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता अमितेश पंडित, आकाश महतो, सुयोगी सिंह और प्रशांत विक्रम शाह ने नेपाल सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रीट याचिका दायर की थी। इन याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने बेहद मजबूत तर्क रखते हुए कहा कि महज 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के घरेलू सामान पर टैक्स लगाने की नीति नेपाल के अपने ही सीमा शुल्क अधिनियम 2081 के बुनियादी सिद्धांतों के सख्त खिलाफ है। वकीलों ने पीठ को बताया कि यह फैसला कानून में आम जनता को दी गई छूट के वैध प्रावधानों का सीधा और खुला उल्लंघन करता है। इस नए नियम के लागू होने के बाद नेपाल भारत सीमा पर तराई मधेश क्षेत्र की सभी चौकियों पर अचानक हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। सरकार के आदेश का पालन कराने के लिए नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ ने आम लोगों की सघन और अपमानजनक तलाशी लेनी शुरू कर दी थी।
इतिहास गवाह है कि सदियों से सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों को छोटी मोटी रोजमर्रा की खरीदारी, सब्जियों और घरेलू सामानों पर अनौपचारिक रूप से सीमा शुल्क में छूट मिलती आई है। लेकिन अचानक इस छूट के खत्म होने और पुलिसिया सख्ती बढ़ने से मधेश के लोगों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा और जन आक्रोश भड़कने लगा था। नेपाल सरकार ने हालांकि इस कदम को सीमा शुल्क की चोरी यानी स्मगलिंग रोकने के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी आड़ में चौकियों पर बड़े पैमाने पर सिर्फ गरीब और आम लोगों को ही प्रताड़ित किया जाने लगा था। इस एक तरफा और अदूरदर्शी नीति ने मधेश के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले परिवारों को जो दैनिक जीवन था वो बेहद कष्टदायक बना दिया था। एक आम आदमी अपनी रसोई के छोटे से सामान के लिए भी घंटों लाइन में खड़े रहने और टैक्स के नाम पर परेशान होने को मजबूर था। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश अब तराई, मधेश और सीमावर्ती इलाकों की जनता के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी और राहत बनकर आया है। वैसे बालेन शाह के लिए ये कोई पहला कानूनी या राजनीतिक झटका नहीं है। सरकार बनने के शुरुआती महीनों में ही उन पर अध्यादेशों के जरिए देश चलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बालेन शाह को एक और जबरदस्त कानूनी झटका दिया था, जब अदालत ने उनकी सरकार द्वारा सिविल सर्विस, ट्रेड यूनियन और देश की यूनिवर्सिटीज में छात्र संगठनों को पूरी तरह से भंग करने के फैसलों पर रोक लगा दी थी। बालेन शाह ने संसद को बाईपास करते हुए इन विवादित फैसलों को विशेष अध्यादेशों के जरिए जबरन लागू करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों आदेश ऐसे समय पर आए थे जब नेपाल के सरकारी कर्मचारी और विभिन्न छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर बालेन शाह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने इस कदम का बचाव करने के लिए सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक पार्टियों के झंडों और उनके प्रभाव पर प्रतिबंध लगाने से किसी के अधिकार नहीं छिनेंगे, बल्कि इससे कर्मचारियों और छात्रों की पेशेवर स्वतंत्रता और मजबूत होगी। बालेन शाह का मुख्य मकसद यह था कि शिक्षा व्यवस्था और देश की नौकरशाही से राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म किया जाए, क्योंकि उनके अनुसार ये छात्र और कर्मचारी संगठन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारी विभागों में तबादले और प्रमोशन की प्रक्रिया केवल काबिलियत और काम के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव के आधार पर। हालांकि कर्मचारियों और छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया था। नेपाल सिविल सर्विस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा था कि कानूनी रूप से रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू संगठन बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम कोई पार्टी आधारित ट्रेड यूनियन नहीं है, बल्कि हम सिविल सेवक हैं जो देश की स्थायी सरकार के रूप में काम करते हैं, और हमने किसी दल की नहीं बल्कि सीधे राज्य के नाम पर निष्ठा की शपथ ली है। दूसरी तरफ छात्र नेताओं का भी यही कहना था कि सरकार को लोकतंत्र की बुनियाद यानी छात्र संगठनों को खत्म करने की बजाय कैंपस की राजनीति को सही तरीके से रेगुलेट करने पर ध्यान देना चाहिए था। बालेन शाह की सरकार के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल का नारा देकर सत्ता में आई इस सरकार को महज 3 हफ्ते के भीतर ही भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। सरकार में शामिल और कभी बड़ी जनक्रांति से निकलकर राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन पर देश के कुछ बेहद विवादित और बदनाम कारोबारियों से जुड़ी कंपनियों के शेयर अवैध तरीके से खरीदने के आरोप सामने आए थे। चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार गृह मंत्री गुरुङ को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बालेन शाह को सौंपना पड़ा। एक के बाद एक लगे रहे इन कानूनी झटकों और मंत्रियों के इस्तीफों ने बालेन शाह के उस सुशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है जिसके दम पर वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे। हालांकि अभी तो देखिए शुरुआती समय है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल जो सरकार की मंशा है वो ना तो जनता को समझ आ रही है, ना ही कोर्ट को समझ आ रही है, और इससे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो बड़े बड़े बातें कर बड़े बड़े वादे कर बालेन शाह सत्ता में आए थे, क्या वाकई कोई बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे, या फिर इससे पहले की सरकारों का जो हाल रहा, जिनकी जांच बालेन शाह करवा रहे हैं, जिन पर वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जांच होनी चाहिए, यहाँ तक कि जैसे ही वो सरकार में आए कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। तो अब सवाल यह है कि क्या उनकी खुद की सरकार इन तमाम आरोपों से बच पाएगी या उसी ढर्रे पर चलती आएगी। दूसरी तरफ अब भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि जब ये सीमा शुल्क लगा तो दोनों देशों के रिश्ते पर भी सवाल उठे थे, और अब यहां से ये देखना है कि दोनों देशों के रिश्ते यहां से किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।